Assalamu alaikum. Welcome to my channel Aisha Legal Institution. I hope you all be good. Today we discuss about legal drafting. Legal drafting LLB पार्ट 3 के सिलेबस में इन्वॉल्व है। इसके अलावा एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए जो है ड्राफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होगी तो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत ही अच्छी चलेगी। तो हम आज लीगल ड्राफ्टिंग को बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से जो है वो ड्राफ्टिंग करनी है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इसका पेपर की पार्टीशन किस तरह से की गई है, वो भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम जो है ये ड्राफ्टिंग किस तरह से है। पहला इसके जो पोर्शन है, 3 पोर्शन है, ड्राफ्टिंग, डीड्स और कन्विंसिंग। जो पार्ट ड्राफ्टिंग है वो होती क्या है, पहले तो हम इसे डिस्कस करते हैं। ड्राफ्टिंग जो है वो स्यूट और रिटन स्टेटमेंट है। सिविल सूट्स में सबसे पहले जो होता है वो आगाज ही जो है वो उस केस का स्यूट से होता है, दावे से होता है। दावा कहते हैं इसको हम उर्दू में। और रिटन स्टेटमेंट होती है उस स्यूट्स के जवाब में जो दावा किया जाता है उससे हम कहते हैं वो जवाब दावा रिटन स्टेटमेंट है। स्यूट हमेशा जो है वो प्लेंटिफ करता है, प्लेंटिफ जो फर्स्ट पार्टी है उसने करना होता है, और डिफेंडेंट जो है वो अपने बचाव में जो है ये रिटन स्टेटमेंट करता है। अब बात कर लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि ड्राफ्टिंग को किस तरह से डिवाइड किया गया है। ड्राफ्टिंग के जो है वो 4 क्वेश्चन होते हैं पेपर में। हो सकता है वो इस तरह से पूछ ले कि 3 आपने स्यूट्स दिए हो उसने आपको, और 1 या 2 जो है वो आपसे रिटन स्टेटमेंट पूछ सकता है जो ऊपर वाले स्यूट्स दिए होते हैं उनकी। अब देखते हैं कि इसके जो स्यूट्स आएंगे पेपर में वो एक इंग्लिश में भी हो सकता है, आपने एक इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है और एक उर्दू में। अब इसमें से जो आपने क्वेश्चन करना है एक उर्दू में है और एक इंग्लिश में। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने एक स्यूट्स को उर्दू में लिखना है या रिटन स्टेटमेंट को उर्दू में लिखना है। तो इस पार्ट के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 14 मार्क्स होंगे। अब जो दूसरी साइड है वो डीड्स हैं। डीड्स हम उर्दू में कहते हैं नामा, कोई भी नामा, इकरारनामा, बेनामा, इस तरह से इसमें आ जाते हैं। तो इसके भी जो है ये 40 मार्क्स का पेपर होता है इसमें से, इस हिस्से में से। और ये इस तरह से कोई भी आपसे नामा पूछ सकता है कि ये भी पूछ सकता है कि 4 क्वेश्चन होंगे, 4 डीड्स आएंगी जिसमें से आपने एक जो है वो उर्दू में और एक आपने इंग्लिश में करना होता है। 40 मार्क्स इसमें से भी हो गए। ये हो गया आपके टोटल 80 मार्क्स। तो 80 मार्क्स के अलावा ये कन्विंसिंग है। कन्विंसिंग वो सिंपल ही जैसे बाकी क्वेश्चन आते हैं ना बाकी बुक्स में से, जिसमें से आप 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना होता है, और ये आपने जो है वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है। इसके मार्क्स हो गए टोटल 20। तो ये आपके ओवरऑल हो गए 100 मार्क्स। अब हम बात करते हैं कि ड्राफ्टिंग को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। उसके बाद हम ये भी इसमें बताएंगे कि स्यूट और रिटन स्टेटमेंट को किस तरह से ड्राफ्ट करते हैं। उसके बाद डीड के बारे में भी बात करेंगे। तो अब इसे हम ड्राफ्ट करके बताते हैं। कर दे डिलीट। ड्राफ्टिंग में पहला पोर्शन है स्यूट्स का। स्यूट्स में सबसे पहले जो सिविल स्यूट्स हैं वो आएंगे इस पोर्शन में। इंजेक्शन उसमें आ गया, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, खुलास, स्यूट फॉर डेक्लेरेशन। अब इनके उर्दू में भी आपको नाम पता होंगे तो आपके लिए इनको जो है ना इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करना और उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो इंजेक्शन को हम उर्दू में कहते हैं हुक्म मतनाही, दावा हुक्म मतनाही। इसके बाद मेंटेनेंस, नानो नफके का खर्चा, डाइवोर्स, तलाक, खुला और दावा इस्तकरारी हक। ये इनके उर्दू में भी आपको नाम आने चाहिए और इंग्लिश में भी आपको इनको याद करना चाहिए। अब ये बताते हैं कि इनको किस तरह से आपने इनका ड्राफ्ट करना है। कोई भी दावा आप ले लें उसको किस तरह से ड्राफ्ट करना है। मैं बेसिक चीज़ें इनके बारे में बताती हूँ कि आपने ड्राफ्ट किस तरह से करना है। हर दावे में तकरीबन एक तरह का ही जो है वो ड्राफ्ट किया जाता है। अब हम चलते हैं कि दावे के एसेंशियल क्या होते हैं और उसको ड्राफ्ट किस तरह से किया जाता है। अब जो इसका पार्ट 1 है ड्राफ्टिंग, उसमें हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्यूट्स को, दावे के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और उसके बाद उर्दू में कि उर्दू में किस तरह से लिखा जाता है। स्यूट्स को जो एसेंशियल हैं वो प्रेस्क्राइब किए गए हैं सेक्शन ऑर्डर 7 सीपीसी में। सीपीसी के ऑर्डर में जो है इसके सारे एसेंशियल बताए गए हैं। आप उस ऑर्डर को निकाल के पढ़ें तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हम एसेंशियल के साथ साथ जो है वो ड्राफ्ट भी करेंगे इसको, स्यूट्स को। सबसे पहला जो इसका एसेंशियल होता है वो आपने नेम लिखना होता है कोर्ट का। इन दी नेम
ऑफ, जो भी जज है वो सीनियर सिविल जज या जो भी आपने यहाँ पे वो सारा नेम लिखना होता है। ये जो है पहला एसेंशियल है किसी भी दावे को लिखने का, कि सबसे पहला जो नेम है कोर्ट का वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। इसके बाद सेकंड ये स्टेप है कि आपने जो है ना थोड़ी सी जगह किसी भी दावे को लिखने के लिए उसके बाद नेम के बाद थोड़ी सी जगह छोड़नी होती है। वो जगह इस जुडिशियल वर्क के लिए छोड़ी जाती है। यहाँ पे जो है ना जज के साइन और एक स्टैंप लगती है, तो वो जगह छोड़ने के बाद यहाँ पे सेकंड पे आपने जो है वो लिखना होता है पार्टीज के नेम। पार्टीज के नेम जो प्लेंटिफ है उसका नाम लिखना होता है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि उसका नेम क्या है प्लेंटिफ का। उसके बाद उसके फादर का नेम क्या है वो लिखना होता है, फादर नेम। देन उसके बाद आपने लिखना होता है उसकी कैस्ट क्या है, और उसके बाद आपने ये बताना होता है कि उसके आईडी कार्ड नंबर क्या है। आईडी कार्ड जो है वो अब शामिल किया गया, पहले नहीं था होता, और सेल फोन नंबर भी। इसके बाद वर्सेस आपने लिखना होता है जो दूसरी पार्टी है डिफेंडेंट, उसका नेम, फादर नेम और कैस्ट उसकी लिखनी होती है और आईडी कार्ड नंबर। ये सारा कुछ आपने जो है वो लिखना होता है। ये हो गया इसके दूसरे एसेंशियल पार्टीज के नेम। थर्ड वन पे आता है आपका कि किस तरह आपने वो दावा जो भी है, आपका सूट फॉर डिक्लेरेशन है, सूट फॉर मेंटेनेंस है, जो भी आपने दावा लिखना होता है उसको आपने ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, सूट्स फॉर डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन या सूट फॉर जो भी है आपका मेंटेनेंस। जो भी लिखना है आपने उस सूट्स का, दावे का नाम। ये तीसरा एसेंशियल है। चौथा इसका एसेंशियल ये होता है कि यहाँ पे आपने लिखना होता है रिस्पेक्टफुली सबमिटेड या श्वेत। ये इसका जो है वो फोर्थ एसेंशियल है। इसके बाद आपके जो दावे के फैक्ट्स हैं, कॉज ऑफ एक्शन है, वो सारा आपने लिखना होता है। पहले आपने ये बताना होता है, अगर आप सूट फॉर डिक्लेरेशन कर रहे हैं तो आपने पहले जो है वो बताना होगा कि आपने किस बारे में दावा कर रहे हैं, किस, तो ये सारा कुछ। उसके बाद आप मेंटेनेंस का कर रहे हैं तो मेंटेनेंस में आपने जो है वो ये सारा बताना होता है कि पहले कॉज ऑफ एक्शन कब राइज हुआ, कब उनकी शादी हुई, कब उनके जो है वो आगे किस तरह से वो रह रहे थे आपस में और कितने बच्चे हुए, बाद में वो क्या कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ जिसकी वजह से आपस में उनमें लड़ाई हुई, तो अब वो फिर जो है वो आगे से जो है वो मांग रहे हैं खर्चा वगैरह। ये सारा कुछ आपने यहाँ पे 5-6 जो फैक्ट्स होते हैं वो आप अपने से बना के लिख सकते हैं कोई से भी। तो जो फैक्ट्स होते हैं ये आप खुद से भी बना सकते हैं। एक दावे को लंबा करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स बन सकते हैं, तो ज़्यादा जो फैक्ट्स होने चाहिए वो तकरीबन 9 या 10 फैक्ट्स बहुत होते हैं एक दावे को जो है डिस्क्राइब करने के लिए। अब इसके बाद जो होता है 6 पे होता है कि ये जो ऑफिशियल वर्क होता है, जुडिशियल वर्क होता है, इसमें आपने ये बताना होता है कि इसकी जो कोर्ट फीस है वो कितनी है, कोर्ट फीस इस दावे को फाइल करने के लिए कितनी है वो बताना होता है। और 7 पर आपने जो है वो फैक्ट्स में ही लिखना है। फैक्ट्स में ही आपने ये बताना होता है कि ये जुरिस्डिक्शन में आ रहा है कि नहीं। अगर तो ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वो आपने यहाँ पे प्रेस्क्राइब करनी होती है कि अगर कितनी मालियत का केस है वो जुरिस्डिक्शन आपने बतानी होती है, या ये बताना होता है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इसकी कितनी है, कि ये अदालत के हदूद में आ रहा है। तो वो अब ए पॉइंट की बात कर लें तो उसमें जो है वो वेरिफिकेशन की बात करते हैं। वेरिफिकेशन जो है वो खुद करता है वो वकील जिसने ये दावा लिखा होता है, वो अपने साइन करता है कि जो भी ये बात की गई है, जो भी इसमें फैक्ट्स बयान किए गए हैं वो सारे जो हैं वो ट्रूथ पर बेस करते हैं, जो भी इसमें कहा है वो मेरे इल्म के मुताबिक जो है बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 9 पे जो आता है, उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद इस्तदा करता है बंदा कि ये जो मैं कह रहा हूँ मुझे मतलब किस हसूल के लिए चाहिए, या कितना नानो नफका चाहिए, या मेरे राइट को जो है वो डिक्लेयर किया जाए, ये सारा कुछ जो है वो इसमें डिस्कस किया जाता है। अब इसी को हम उर्दू में कन्वर्ट कर लेते हैं कि उर्दू में इसे किस तरह से लिखना है। उर्दू में लिखने का यही तरीका है कि ये जो अदालत का नाम हमने इंग्लिश में लिखा है इसी को आपने उर्दू में कन्वर्ट करके लिख लेना है। यहाँ पे बा अदालत जनाब जो भी आपने लिखना है वो सारा डिटेल में आगे। उसके बाद सेकंड स्टेप इसी तरह से आपने करना है कि थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है, 2-3 लाइन की स्पेस छोड़ के। तो सेकंड पे आपने जो है वो पार्टीज के नाम लिखने हैं। पार्टीज डिफेंडेंट के बारे में बताना है कि उसका नाम क्या है, उसके बाप का नाम क्या है, उसके आईडी कार्ड नंबर क्या है, ये सारा कुछ। और बनाम यहाँ पे डिफेंडेंट, ठीक है।
अब पार्टीज के नाम के बाद थर्ड पे आपने वैसे लिखना है जैसे इंग्लिश वाली साइड पे था कि सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ मेंटेनेंस, दावे का नाम। यहाँ पे आपने जो भी दावा करना है, जो आपने नानो नफके का दावा है वो लिखना है, या आपका सूट फॉर डिक्लेरेशन है कि आपने जो अपना राइट डिक्लेयर करना है, दावा इस्तकरारे हक, वो सारा कुछ आपने इस साइड पे लिखना है थर्ड पर। फोर्थ पे जो है आपने लिखना है कि साइल दर्ज झैल अर्ज परदास करता है। ये आपने पॉइंट लिख के 5 पे जो भी आपके फैक्ट्स हैं, जो भी हकायक हैं, जितने भी हकायक आपके केस के रिलेटेड हैं, वो आपने सारे बताने होते हैं, वो सारे लिखने होते हैं। इसमें आपने काज ऑफ एक्शन, जैसे उसमें फैक्ट्स थे, इसमें भी हकायक जो हैं वो आपने उर्दू में लिख देने। अगर आप इंग्लिश वाले हकायक को याद कर लें तो उसे उर्दू में, और उर्दू वाला अगर आप कोई दावा कर लेते हैं तो उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये जुडिशियल वर्क है, ये तो हर दावे में आपने लिखना होता है कि कोर्ट फीस कितनी है, उर्दू में भी आपने यहाँ पे लिख देनी होती है कोर्ट फी कितनी है। फिर ये बताना होता है कि जुरिस्डिक्शन इसकी कितनी है, वो सारा लिखना होता है। इसके बाद इस्तदा तस्दीक करता है वो वकील जिसने ये दावा लिखवाया हुआ है कि ये जो बात हो रही है वो मेरे इल्म हकीकत के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, उसे जैसे वेरिफिकेशन थी उसे हम तस्दीक कह लेते हैं। और 9th पॉइंट पे आपने जो है इस्तदा करनी होती है अदालत से, और एंड पे जो है आप अर्ज़े लिखकर तो अपने दावे को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे साइल का नाम, जो भी उसका नाम है, वो सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया जाता है। ये इसका तरीका पैटर्न है, क्या है फिर से हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कोई भी दावा आपने लिखना है उसमें पहले आपने अदालत का नाम लिखना है, उसके बाद पार्टीज के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद दावे का नाम लिखना है 3 पे। 4th स्टेप पे आपने क्या करना है कि आपने ये बताना है कि जो भी मुसम्मी या जो भी साइल है वो क्या कहना चाह रहा है, ये उसने उसके अदालत से रिस्पेक्टफुली बात करते हुए लिखना है। 5 पे आपने हकायक बताने, हकायक आप 1 2 3 4 जो भी जितने भी बनाना चाहते हैं वो सारे हकायक आपने इसमें लिखने हैं। 6 पे आपने जो है कोर्ट फी जितनी है वो सारी यहाँ पे आपने लिखनी है। इसके अलावा आपने तस्दीक वेरिफिकेशन करनी है और इस्तदा लिखनी है। बस ये होता है दावे में, ये सब कुछ आपने लिखना होता है एक दावे को कंप्लीट करने के लिए। इसको मैं आपको कॉपी पे भी बताती हूँ कि पेज पे आपने किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। अब पेज पे हम चलते हैं और पेज पर आपको मैं बताती हूँ कि आपने एक दावे को किस तरह से लिखना है और कितने पेजेस पे ये जो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमने अदालत का नाम लिखना है। सबसे पहले कोई भी दावा है उसकी पहचान यही होती है कि सबसे ऊपर जो है उसमें अदालत का नाम लिखा होता है। ये बाद अदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहिब नारवल। उसके बाद ये इस जगह पे आपने नहीं लिखना पार्टीज़ के नाम, पार्टीज़ के नाम इस आपने थोड़ी सी जगह छोड़ के तो यहाँ पे लिखने हैं। अब ये ज़्यादा ही नीचे हो गया, इस तरह से नहीं आपने करना, ऐसे अगर आपने मुद्दई लिखना है तो यहीं पे इसी के सामने बनाम के या मुद्दा ऐसे यहाँ पे इसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद ये आगे आपने दावे का नाम लिखना है। दावा बराए इस्तकरार हक को डिग्री मतनाही दुआमी, ये मेरा दावा है। इसको मैं आप जो है ना मार्कर से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी। उसके बाद जनाब आली मदई हस्ब ज़ैल अर्ज़ बरदाज है। ये आगे फैक्ट्स मैंने लिखे हुए हैं। मैंने इस्तकरार हक और डिग्री हुक्म मतनाही का मेरा दावा है, तो मैंने उसके पहले बताना है कि उसके इमारत की जो तादाद कितनी है, कितने मरले पर वो मुश्तमिल है। ये सारा लिखने के बाद नेक्स्ट ये भी सारे मैंने इसके फैक्ट्स बताए हैं, और फिर जो हमारा कॉज ऑफ एक्शन है मैंने वो भी इसमें डिस्कस किया है। और एंड पे जो है ये जो है ये हमने लिखा है मालियत जो दावा किया है, कोर्ट फीस हमने बतानी है इसमें। और इसके बाद यहाँ पे जुरिस्डिक्शन हमने कोर्ट के लिए लिखी हुई है वो बताई है। इसके बाद इस्तदा की गई है वो लिखेंगे हम, जो इस्तदा है इसकी। और एंड पे जो है हम तस्दीक करते हैं, तस्दीक वेरिफिकेशन कहते हैं हम इस इंग्लिश में। तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करके बाद में यहाँ पे मुद्दई के साइन करवाए जाएंगे और डेट भी जो है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी। ये एक हर दावे के सेम ही एसेंशियल होते हैं, तो इस तरह से ये सारे दावे करने हैं। अब हम एक और दावा जो है वो भी देख लेते हैं। इस तरह से आपने ये सारे दावे लिखने हैं। तो बस स्टार्टिंग पे जो ये अदालत का नाम होता है ये, इसके बाद ये पार्टीज़ के नाम, दावे का नाम और ये जनाब आली, ये सब दावों का सेम ही है। बस यहाँ पे जो फैक्ट्स होते हैं या दावे का नाम वो चेंज होता है, बाकी स्टाइल जो है वो सेम ही होता है। उसके बाद आपने जो है हर दावे में इस्तदा लिखनी है
और बाद में जो है वो तस्दीक लिख के, बस ये हर दावे का यही स्टाइल है। अब इंग्लिश में भी यही है कि पहले जो है कोर्ट का नेम, उसके बाद ये डेट मेंशन करनी है और जो पार्टीज़ हैं उनके दरमियान आपने ये लिख देना है। उसके बाद दावे का नाम लिखना है आपने, और ये जो है यहाँ से आपने स्टार्ट कर देना है। ये मैंने जो है लिखा है रिस्पेक्टिवली फिफ्थ के बाद आपने स्टार्ट करना है, और डैट से जो है वो इसके पॉइंट से स्टार्ट होंगे। उर्दू में ये कैसे स्टार्ट होंगे और इंग्लिश में डैट से। ये इस तरह से जितने भी आपको पॉइंट अच्छे लगे आप बना सकते हैं इसके, बस। और ऐसे ही वेरिफिकेशन इस पे ऐड कर देनी है, प्रेयर क्लॉज ऐड कर देनी है, और दैट्स इट। अब हम सेकंड पोर्शन की बात करते हैं। तो इसमें है हमारा रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपने उसी तरह से लिखना है। इसके भी वही इसेंशियल है कि आपने पहले कोर्ट का नेम बताना होता है, कोर्ट का नाम क्या है, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे लिखना होता है। बाद आले जनाब या इन द नेम ऑफ कोर्ट जो भी है, जो पहले दावे में लिखा था वही। उसके बाद आपने पार्टीज का इंट्रोड करवाना है। पार्टीज के इंट्रोडक्शन में हमेशा आपने पहले प्लेंटिफ के बारे में ही बताना होता है, और वर्सेस या बनाम जो भी है आपने वो लिखना है दूसरी पार्टी का। दूसरा कौन सा होता है, डिफेंडेंट। बाद बच्चे क्या करते हैं कि वो हम पहले ये जो है ना डिफेंडेंट का नेम लिख देते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो प्लेंटिफ का नेम लिखते हैं। तो ये जो तरीका है ना रिटन स्टेटमेंट में कि पहले आप डिफेंडेंट के बारे में लिखें प्लेंटिफ के बारे में, ये गलत है। और ये वाला तरीका सही है कि हमेशा प्लेंटिफ का नाम पहले लिखें फिर डिफेंडेंट का। अब थर्ड पे क्या है कि आपने दावे का नेम लिखना होता है, सूट का जो नेम है वो लिखना है। अब जो पहले वाला स्टेटमेंट में सूट जो है ना, पहले जो दावा दायर किया है उसी का नाम यहाँ पे आपने लिखना होता है। ये ना हो कि रिटन स्टेटमेंट में आप दावे का जो नेम है वो चेंज करें तो वो गलत होगा। आपने उसी का नेम लिखना है जो इसमें बताया गया है। और फोर्थ पे क्या करना होता है, फोर्थ पे आपने उसी तरह से, अब हम फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो फोर्थ पे हम वही वाला लिखेंगे उसी तरह से, रिस्पेक्टफुली शिवित या साइल जो है वो मुसम्मी अर्ज परदाज करता है, ये सारा इसी तरह से लिख के। और फिफ्थ पे जो भी उसके फैक्ट्स हैं वो सारे आप एक्सप्लेन, कोई भी दावा वो आपने जो भी एक्सप्लेन करना है फैक्ट्स, 1 नंबर दे के 2 नंबर दे के 3, इस तरह से आप फैक्ट्स उर्दू में इंग्लिश में दोनों साइड पे फैक्ट्स अपने से बनाकर कोई भी लिख सकते हैं। अब 6 नंबर पे आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे वेरिफिकेशन जो है वो जैसे पहले दावे में लिखे थे, बाकी वही सारे स्टेप हैं जैसे पहले दावे में लिखे थे कि उसकी जो है वो कोर्ट फी क्या है, वेरिफिकेशन और इसके बाद इस्तदा, वो सारे हमने जो है इसमें ऐड करनी होती है। ये सारा कुछ हो गया, ड्राफ्ट हो गया, रिटन स्टेटमेंट, ये एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम डीड की बात कर लेते हैं, डीड किस तरह से आपने रिटर्न करनी है। तो अब हम दूसरे पोर्शन की बात करते हैं। अब ये पावर ऑफ अटर्नी है कि मुख्तारनामा, इसे हम उर्दू में कहते हैं मुख्तारनामा। ये अब हम इसको देखेंगे कि इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, वो भी हम आपको बताएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसके कितने पोर्शन है डीड्स वाले हिस्से के, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप पेपर से करेंगे। आप ये पावर ऑफ अटर्नी है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक मुख्तारनामा आम और एक मुख्तारनामा खास होता है। मुख्तारनामा खास में आप जो है वो पावर्स किसी को डेलीगेट कर देते हैं कि इसने मेरे हिस्से में ये सूट मेरा जो है वो कैंसिल करवाना है, या इसने जो है वो रजिस्टर करवाने हैं मेरे कोई भी डॉक्यूमेंट्स अदालत में। तो उसको आप किसी को पावर बना देते हो, अपना अटर्नी बना देते हो आप इसमें। तो वो फिर सारे जो आपके काम होते हैं वो उसने देखने होते हैं। जनरल में आप कुछ स्पेसिफिक पावर दे देते हैं, तो इसमें जनरल में आ जाता है आपका कैंसिलेशन। इसको हम मुख्तारनामा जो है ना अब्तालनामा भी कहते हैं। अब्तालनामा उर्दू में इसको क्या कहते हैं, अब्तालनामा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन है, इसमें तमाम तरह की दस्तावेज़ात आ जाती हैं, आपके दस्तावेज जो भी हैं वो सारे उसमें रजिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। दैन उसके बाद एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इसमें जो है वो एग्रीमेंट टू सेल ये आ जाएगा, एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट जो भी हैं जिस तरह के भी एग्रीमेंट्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। एग्रीमेंट टू सेल को हम उर्दू में कहते हैं बेनामा भी। उसके बाद पार्टीशन में आ जाएंगे। पार्टीशन में जो है वो कोई भी आपने प्रॉपर्टी को विरासत में तकसीम करना है वो सारे। उसके बाद आकनामा भी इसमें आएगा। अब हम देखते हैं कि डीड को ड्राफ्ट कैसे किया जाता है, किस तरह से आप पेपर में से लिखेंगे, वो सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं। और सीनियर सिविल जज जो भी, ये नहीं लिखना। डीड में पहले जो है वो
अदालत का नाम नहीं लिखा जाता डीड में। तो आप पहले डीड में क्या होता है, डीड में पहले डीड का नेम लिखा जाता है, जो भी डीड है। जैसे हमने डीड करनी है एग्रीमेंट टू सेल, ये पहले लिखी जाएगी। या आपने जो भी एग्रीमेंट करना है एग्री पावर ऑफ अटर्नी, तो ये पहले डीड में क्या होता है, पहले डीड में नेम लिखा जाता है। किसी भी जो डीड है, जो भी डीड आपने करनी है उसका पहले इसमें क्या होगा, नेम लिखा जाएगा। तो ये नहीं कि आपने पहले कोर्ट का नाम लिख देना, नहीं, पहले डीड का नेम लिखा जाएगा, उसके बाद प्लेंटिफ जो भी हैं तो वो सारे नाम लिखे जाएंगे। प्लेंटिफ नंबर 1 अगर एक है तो एक नाम लिखा जाएगा, अगर ज्यादा है तो फिर नंबर 2, इस तरह से वो सारे प्लेंटिफ का नाम लिखा जाएगा। और जिनके दरमियान होगा इसमें एंड आता है, उसमें वर्सेस लिखा होता था, इसमें एंड लिखा जाएगा। तो एंड और उसके अलावा जो प्लेंटिफ नंबर डिफेंडेंट नंबर है, डिफेंडेंट, वो सारा लिखा जाएगा। अब इसमें ये डिफेंडेंट वगैरह तो नहीं लिखा जाता है, जो भी डीड की जाती है उसके मुताबिक लिखा जाता है। अगर मॉर्टगेज डीड है तो उसके मुताबिक इनके नेम चेंज होंगे। अगर पावर ऑफ अटर्नी है तो यहाँ पे जिसको अटर्न किया जाता है उसका नेम लिखा जाता है, इस तरह से। और उसके बाद क्या होता है, सेकंड पे आपने उसी तरह से रिस्पेक्टफुली लिखना है, जो भी है वो लिख के, और देन आपने फैक्ट्स बताने, इसमें डैट से आपने स्टार्ट करने होते हैं फैक्ट्स, और उनको डिटेल में बताना होता है। फिर कॉल जो भी आपके दरमियान मुआहिदा हो रहा है उसको एक्सप्लेन करना है। अगर आपने पावर किसी को रिटर्न करनी है तो वो भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं, और एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। फॉर्मेट अगर आप इसको जो है वो पॉइंट्स में लिखेंगे तो ज्यादा इसका जो इफेक्टिव होगा। इस तरह से बस लिखना है। उसके बाद एंड पे आपने क्या करना है कि जो इसके नाम है पार्टीज के, दोनों पार्टीज के, वो लिख देने होते हैं, और इनके 2 विटनेसेस भी होने जरूरी है। बस ये डीड में आपने करना होता है। हर डीड में तकरीबन एक जैसा ही फॉर्मेट है। सूट्स में और इसमें डीड में यही फर्क है कि सूट में क्या होता है कि हर पार्टी का नाम पहले लिखा जाता है, और उसके बाद जो है सूट में यह होता है कि अदालत का नाम पहले लिखा जाता है, और उसके बाद जो है फिर आगे सूट का नाम लिखा जाता है, और फिर सारा कुछ होता है। लेकिन जो एग्रीमेंट होते हैं, जो डीड होती हैं, डीड में सबसे पहले जो डीड का नेम है वो लिखा जाता है, उसके बाद पार्टीज के नेम लिखे जाते हैं, और वही फॉर्मेट है, बाकी सारा वो उसी तरीके से लिखा जाता है। और जैसे उसके अंदर रिश्तेदार वेरिफिकेशन होती थी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता, इसमें एंटे पब्लिक विटनेसेस के नेम लिख दिए जाते हैं। ये था दूसरा पोर्शन। तीसरे पोर्शन है कन्वेंशन। तो ये बाकी वैसे ही होता है जैसे पहले क्वेश्चन में आप 20 मार्क्स का बाकी सब्जेक्ट में करते हैं क्वेश्चन, उसी तरह से ये भी क्वेश्चन होते हैं।